चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कारक के भेदों को। कारक के भेदों, भेदों क्यों लिखना है, भेद ही लिख दो ना। कारक के भेद, ठीक है। जब हम कारक के भेद की बात करते हैं ना, तो कारक के भेद का मतलब होता है जहां पर आप 8 कारकों को कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने बताया था कि सभी कारकों की विभक्ति अलग अलग होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हर कारक, ये 8 के 8 कारक हैं और इन 8 कारकों की विभक्ति क्या है आपकी, अलग अलग है। पर कुछ कारक हैं जिनकी विभक्तियां सिमिलर हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे उनको पहचाने, ठीक है। तो चलो इन 8 कारकों को शुरू करते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। कारक के भेद, आपके 8 भेद होते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मूल कारक पूछे जाएं, मूल कारक आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो मूल कारक आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। इन 6 भेदों में आपको ध्यान रखना है कि 2 कारकों को नहीं माना जाता है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जब मैं क्या बता रही हूँ, मूल कारक के भेद, तो कितने भेद होते हैं यहाँ पे? 6 भेद होते हैं। पर इन 6 भेद में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि संबंध और संबोधन कारक को, इन दोनों को मूल कारकों में काउंट नहीं करते। मूल कारक में सम्मिलित नहीं करते। सम्मिलित नहीं करते, ये पॉइंट लिख लेना। ओके, क्लियर है। तो मूल कारक 6 होते हैं और 6 कारक तो आपको पता है कौन कौन से हो गए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, ठीक है। और आपका ये हो गए 6 कारक, ठीक है। और 2 कारक आपको ऐड नहीं करना है इसमें, संबंध और संबोधन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे। अब ये 6 कारक कौन से हैं? 6 कारक मतलब हम तो सारे 8 के 8 पढ़ेंगे, पर मूल कारक कभी कभी पूछ लिया जाता है और आपसे ये भी पूछा जाता है 2 कौन से नहीं होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक से शुरुआत करते हैं। श्री गणेश करते हैं आपके कर्ता कारक से। कर्ता कारक, कर्ता कारक का मतलब होता है कार्य करने वाला। जो भी कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। तो जो भी कार्य करता है वो कौन है? कर्ता कारक है, ठीक है। अब कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? विभक्ति ने होती है, ठीक है। अगर इसमें 2 चीजें आपको पढ़नी होती हैं। एक आपको पढ़ना होता है सप्रत्यय, और एक आपको पढ़ना होता है अप्रत्यय। और प्रत्यय मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछले पॉइंट में, कि प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगता है ना। तो अगर हम कारक की विभक्ति लगा रहे हैं तो पीछे ही तो लगा रहे हैं। तो अगर कारक की विभक्ति लगी हुई है तो वो सप्रत्यय है, और कारक की विभक्ति नहीं लगी हुई है तो अप्रत्यय। तो ये सप्रत्यय अप्रत्यय क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सप्रत्यय का मतलब होता है कारक की विभक्ति के साथ, कारक की विभक्ति के साथ। और अप्रत्यय का मतलब होता है विभक्ति के बिना, ठीक है। तो ये विभक्ति के साथ होता है, ये विभक्ति के बिना होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखूंगी राजा ने प्रजा को खुश किया, ठीक है। तो यहाँ पे कारक की विभक्तियां लगी हुई हैं, राजा ने प्रजा को।
बट जब हम बात करते हैं अप्रत्यय की तो यहाँ पे विभक्ति नहीं लगती है। राजा विद्यालय गया। यहाँ मैंने दोनों वाक्यों के दोनों शब्दों के साथ किसका प्रयोग नहीं किया, विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, है ना। ये यहाँ कहाँ गया, विद्यालय, और राजा कर्ता कारक। तो ना तो कर्ता कारक की विभक्ति लगाई, ना मैंने उसकी अधिकरण कारक की विभक्ति लगाई। तो यहाँ मैंने विभक्ति का लोप कर दिया। क्या कर दिया, विभक्ति का लोप। तो जहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है उसको हम अप्रत्यय कहते हैं, और जहाँ विभक्ति लगाई जाती है उसको हम सप्रत्यय कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक, ये तो समझ आ गया होगा। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस देखने होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था तुम्हारे सामने कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ कर्ता कौन है, तो तुम कहोगे राम ने, क्योंकि किसने मारा, राम ने। तो कर्ता कारक हमेशा किसने से निकलता है ना। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर दूं, और सेम क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख दूं कि राम से रावण मारा गया। अब यहाँ पे ये राम क्या है, मारने का काम कौन कर रहा है, राम। किसने मारा, राम ने मारा। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ विभक्ति थी ने और यहाँ विभक्ति है से, और जब कर्ता के साथ से लग जाता है तो ये आपका करण कारक हो जाता है, और यहाँ ये क्या है, कर्ता कारक। तो ये आपका कर्ता कारक नहीं होगा क्योंकि यहाँ विभक्ति से है, और कभी भी विभक्तियों को हम अनदेखा नहीं करते। क्या नहीं करते, अनदेखा नहीं करते। राम, श्याम, मोहन विद्यालय गए। ठीक है, तो यहाँ कितने कर्ता हैं बताओ, राम श्याम विद्यालय गए। इस वाक्य में कितने कर्ता हैं, राम, श्याम और मोहन, तीनों कर्ता हैं। तो यहाँ पे तीन कर्ता हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। अगर इसी वाक्य को थोड़ा सा चेंज कर दें और अब बताओ मुझे, राम, श्याम और मोहन, यहाँ भी और आएगा, ठीक है, और मोहन सीता के साथ गए। इस वाक्य में कितना कर्ता है बताओ, इस वाक्य में कितने कर्ता हैं, क्या आंसर लगाएंगे, कितने कर्ता हैं। सभी को गुड आफ्टरनून बच्चा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राम भी करता है, श्याम भी करता है, मोहन भी करता है, बट यहाँ पे विभक्ति लगी है के साथ। ध्यान रखना इस चीज को, सीता के साथ। तो यहाँ पे सीता के साथ राम, श्याम और मोहन सीता के साथ गए हैं, तो यहाँ पे ये संबंध कारक है, इसको आप कर्ता कारक मत बता देना। यहाँ पे भी कितने कर्ता हैं, एक दो तीन, यहाँ भी तीन कर्ता है। ठीक है, तो कभी भी कारक की विभक्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
वहाँ चाहे से हो, में हो, के हो, पर हो, आप कारक की विभक्तियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आ रहा है कुछ समझ में? चलो भाई आगे बढ़ेंगे। इतना भी क्लियर हो गया था सबको, पॉइंट्स ये भी क्लियर हो गए थे। अब हम लोग कर्ता कारक पढ़ रहे थे। अब कर्ता कारक में तुम ध्यान दोगे तो तुम कुछ पॉइंट्स देखोगे। देखो कि क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, और वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। तो कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। इसकी विभक्ति क्या होती है? ने होती है। अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। अकर्मक क्रिया कैसे होता है? जहां कर्ता प्रधान होता है ना। तो अकर्मक क्रिया सब पढ़ चुके हो तो ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। भूतकाल में कर्ता के साथ ने की विभक्ति का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, ने का प्रयोग वर्तमान और भविष्य में नहीं होता, केवल और केवल भूतकाल में होता है। पर भूतकाल के, ध्यान रखना, वर्तमान और भविष्य में नहीं लगता है, ने का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और अपूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता। कभी भी रहा था, रही थी, जिसके एंड में आता है उसमें कभी भी ने का प्रयोग नहीं होता। राम जा रहा था, मोहन पढ़ रहा था, इसको बोलते हैं अपूर्ण भूत। तो इसमें कभी भी ने का प्रयोग नहीं होता। कई वाक्यों में ने की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो हमने ये भी देखा था कि कर्ता कारक का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे तुम देखोगे, राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, यहाँ विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है ना, और राम यहाँ पर करता है, और ये अप्रत्यय कारक है ना, और कर्ता कारक है यहाँ पे राम। राम ने पानी पिया, यहाँ ने लगा हुआ है इसलिए इसको सप्रत्यय कारक कहेंगे, और यहाँ राम जो है कर्ता कारक है। ठीक है, पानी यहाँ पे कर्म है, क्या पिया? पानी। यहाँ भी पानी कर्म कारक है। उसने पानी पिया, यहाँ पे सर्वनाम के साथ कारक की विभक्ति है। और यहाँ संज्ञा के साथ ने लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्या है? करता है। उसे पढ़ना है, ये भी सप्रत्यय है, इसमें डायरेक्ट आपका क्या आ गया? अप्रत्यय बेटा, सॉरी, क्या है? अप्रत्यय है, क्योंकि इसमें कारक की विभक्ति नहीं लगी है, इसमें लोप हो गया है विभक्ति का। मोहन हंसता है, तो मोहन करता हुआ। माता ने बच्चों को आदेश दिया, माता ने करता है। बच्चों को कर्म है। रोगी ने दवाई ली, रोगी ने करता है। क्या ली? दवाई ली, कर्म है। मोहन प्रतिदिन, तो करता है। प्रतिदिन गृह कार्य करता है, क्या करता है? गृह कार्य, ये कर्म है। मोहन, राम और श्याम परिश्रमी हैं, इसमें 3 करता है। कौन कौन? मोहन, राम और श्याम। यहाँ मोहन और राम श्याम के साथ विद्यालय गए, यहाँ 2 करता है। यहाँ श्याम जो है वो संबंध कारक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या याद रखना है कि कारक की विभक्ति को तो ध्यान रखना ही है, इसके साथ साथ आपको विभक्ति को अनदेखा भी नहीं करना है। ये विभक्ति से लगी है, के लगी है, में पर लगी है, तो आप उसको गलत नहीं कर सकते। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया? तो ये था हमारा कर्ता कारक। अब दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? कर्म कारक। अब ये कर्म कारक होता क्या है? किसको बोलते हैं कर्म कारक? कर्म कारक के साथ हमें 1-2 चीज़ें और पढ़नी पड़ती है।
सिर्फ कर्म कारक पढ़ने से कुछ नहीं होता, कर्म कारक से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो चलो शुरू करते हैं कर्म कारक को। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा दो चीज़ों में, दो क्या तीन चीज़ों में कराऊंगी। तो पहले हम लोग कर्म कारक में करते हैं, कर्म कारक, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कर्म कारक के अलावा आपका संप्रदान कारक। अभी बताती हूँ उन दोनों का कंपैरिजन क्यों करवा रही हूँ। ठीक है, अब कर्म कारक और संप्रदान कारक के साथ आपको अधिकरण कारक भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब कर्म कारक क्या है, संप्रदान कारक क्या है, अधिकरण कारक क्या है। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, सबको पता है क्या होती है को। संप्रदान में भी को का प्रयोग होता है। और अधिकरण कारक को क्या हो गया यहाँ पे, और अधिकरण कारक की विभक्ति भी एक सेकेंड रुक जाओ। नेक्स्ट क्या पर तीनों, तीसरा क्या था, अधिकरण कारक। अब लो ठीक है, और अधिकरण कारक विभक्ति को हमें क्यों जानना है, क्योंकि अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है। ठीक है, तो हमारे पास कर्म कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। बट अब खास बात क्या है, संप्रदान कारक की जब हम बात करते हैं तो संप्रदान कारक में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको के लिए भी दिखाई देता है, और आपको यहाँ पर के हेतु भी दिखाई देता है, और के वास्ते भी दिखाई देता है, के निमित्त भी दिखाई देता है। ठीक है, के लिए, के हेतु, के वास्ते, के निमित्त। और अधिकरण कारक में आपको क्या दिखाई देता है, को दिखाई देता है ना, और इसके अलावा में और पर का प्रयोग होता है। अब लॉजिक वाली चीज क्या है, अब लॉजिक वाली चीज क्या है, लॉजिक वाली चीज ये है कि अगर तीनों में को का प्रयोग है तो हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, अंतर कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये तीनों को अलग अलग हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब हम को की बात करते हैं तो यहाँ पर तुम देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करते हैं कि कर्म कारक में को जो होता है वो तो आपका सामान्य रूप से को होता है। जैसे को का प्रयोग यहाँ पर किस लिए किया जाता है, तो क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल कर्ता से ज्यादा जिस पर पड़ता है, सॉरी पड़ता है, वह कर्म होता है। ठीक है, और संप्रदान क्या होता है, संप्रदान को आपको ध्यान रखना है कि को हटाकर, को को हटाकर के लिए लगाकर देखो, वाक्य शुद्ध बनता है, शुद्ध होता है, शुद्ध है, तो संप्रदान कारक होता है। बहुत शॉर्ट में लिखी हूं मैं, इसको समझेंगे तो क्या है, वो संप्रदान कारक है। अब जैसे देखो, इसको एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे लिखती हूँ कि माता बच्चों को खाना खिला रही है। मैंने एक वाक्य लिखा, माता बच्चों को खाना खिला रही है। अब यहाँ बच्चों को अंडरलाइन करके पूछा जा रहा है, बताइए ये कर्म कारक है या नहीं है। ठीक है, सेम ऐसा ही एक और वाक्य लिख रही हूं कि मम्मी को पानी ला दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माता बच्चों को खाना खिला रही है, मम्मी को पानी ला दो। अब यहाँ मम्मी को अंडरलाइन करके पूछा जा रहा है, बताइए ये कौन सा कारक है। ठीक है, सेम वाक्य एक और लिखते हैं, वह रात को पढ़ता है। क्या करता है, वह रात को पढ़ता है। अब इस पे अंडरलाइन करके पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा कारक है। अब मैंने तीनों जगह को लगा के लिख दिया है। अब कैसे पता चलेगा कि तीनों को में क्या डिफरेंस है, चलो इसको समझते हैं। माता बच्चों को खाना खिला रही है, सबसे पहले आप के लिए लगा के देखिए फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। माता बच्चों के लिए खाना खिला रही है, बिल्कुल गलत। बच्चों को खाना खिला रही है और बच्चों के लिए खाना खिला रही है, दोनों में बहुत अंतर है। इसका मतलब ये तो फिट नहीं बैठा। मम्मी को पानी ला दो, मम्मी के लिए, अब इसमें के लिए लगाया तो ऐसे ही फिट बैठ गया। मम्मी के लिए पानी ला दो, ये तो फिट बैठ गया भाई। इसका मतलब कि वाक्य यदि फिट बैठ जाए, मम्मी के लिए पानी ला दो, तो ये तो फिट बैठ गया भाई। तो जब फिट बैठ जाता है तो मैंने क्या कहा था, संप्रदाय को हटाकर के लिए लगाकर देखो। अगर फिट बैठ जाता है तो वहां वाक्य शुद्ध होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। ये कहा था तुम लोग को। और अगर फिट नहीं बैठता है तो ऑब्वियसली सी बात है वो कर्म कारक है। जैसे यहाँ पे फिट नहीं बैठा, मैंने यहाँ पे को लिए लगा के चेक किया तो फिट नहीं बैठा। तो जब फिट नहीं बैठा इसका मतलब क्या है कि वो आपका कर्म कारक है। तो ये वाला आपका कर्म हो गया, और ये जो है के लिए लगने के कारण संप्रदान हो गया। पर अधिकरण कारक में क्या मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। अधिकरण के लिए एक बात आपको नोट करनी है। क्या बात नोट करनी है, यदि समय के साथ है ना को आ जाए, समय के साथ को आ जाए तो वह अधिकरण होता है। अधिकरण होता है। ठीक है, तो यहां पर रात जो है क्या है, समय है। वैसे ही कई बार हम लोग लिखते हैं कि वह दिन को पढ़ता है, बोलते हैं ना ऐसा हम लोग। अब बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे जहाँ पे हम लिखते हैं वह दिन को पढ़ता है ना, वह मंगलवार को आएगा, वो 5 बजे को पढ़ता है, वो शाम को घूमता है, रात को उठता है, दिन को घूमता है या रात को घूमता है, दिन को सोता है। तो आप कभी भी समय के साथ को का प्रयोग करें, किसका, समय के साथ को का प्रयोग करें, तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, आपका अधिकरण कारक है। इसीलिए रात को क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो कर्म कारक और संप्रदान कारक तीनों में को का प्रयोग होता है, पर फर्क सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ को का प्रयोग कर्म के रूप में है, यहाँ को हटाकर आप के लिए लगाइए, और अगर वो फिट बैठ जाता है तो वो संप्रदान है, और यदि समय के साथ को लगा होता है तो वो अधिकरण कारक
चलो एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। राजा को सिपाही ने, राजा को क्या हो जाता है ये अचानक से, राजा को सिपाही से डर लगता है, मान लो ऐसा लिखती हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है ये, क्यों इरेज हो रहा है? तो तुम देखोगे कि लगता है, मैंने क्या लिखा, राजा को सिपाही से डर लगता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं तुम्हें को पे अंडरलाइन करके पूछूं कि बताओ ये क्या है, क्या पूछूं मैं, को पे अंडरलाइन करके पूछूं मैं, क्या है? यहाँ पे तो ये जो है, आप चेक कैसे करोगे भाई कि ये कर्म कारक है? तो राजा के लिए सिपाही से डर लगता है, ये तो बिल्कुल अलग से मीनिंग निकल जाएगी। इसीलिए राजा को सिपाही से डर लगता है, तो इसमें आपका के लिए लगाते ही बिल्कुल मीनिंग गलत हो जाती है। राजा के लिए सिपाही से डर लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्म कारक। और अगर मैं इन्हीं वाक्यों में सेंस लगाकर चीजों को बनाऊं, जैसे एक और वाक्य लेते हैं, क्या हो रहा है जैसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग कि ये वाला लिख लो एग्जाम्पल, बच्चों को दूध, कुछ फॉल्ट हो रहा है शायद तक इसमें, ये मिट रहा है, एक बार चेक करती हूँ क्या दिक्कत है। कभी कभी हो जाता है ना कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, तुम लोग भी लिखोगे कि अगर मैं लिखती हूँ कि बच्चों को दूध ला दो, बच्चों को दूध ला दो। अब यहाँ पे मैं बच्चों को बोलूँ तो क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए दूध ला दो, है ना। या मैं राम बाजार को जा रहा है, तो राम बाजार को जा रहा है तो वो तो स्थान का बोध हो रहा है। तो ध्यान रखना, गलत हम कई बार बोलते हैं, मम्मी को पानी दे दो, बच्चों को दूध दे दो, तो बच्चों को दूध दे दो ये लिख दो, तो बच्चों के लिए दूध दे दो, तो क्या हो जाएगा, ये संप्रदान हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपको को की जगह पे किसका इस्तेमाल करना है, आपको के लिए का इस्तेमाल करना है। चलिए भाई, आया समझ में कुछ? तो यहाँ पे कर्म कारक क्या होता है, जिस पर, अभी बताया था मैंने, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़कर जिस अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, कर्म कारक में भी कुछ खास चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। अब क्या जानना ज़रूरी है कि इसमें भी कर्म कारक में सकर्मक जानना ज़रूरी होता है। तो चलो पहले हम सकर्मक अकर्मक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले कर्म कारक को समझो अच्छे से, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। जैसे जैसे हम कंपैरिजन करते जाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। देखो, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग कर्म कारक से रिलेटेड कुछ चीज़ें।
कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्म कारक क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया का फल जिस पर पड़े। दूसरी चीज देखोगे, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको हम क्या कहते हैं? हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति हमेशा को होती है। क्या होती है? को होती है। अब दूसरी चीज देखोगे यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं, तो सकर्मक वाक्य इसमें हमेशा आता है। सकर्मक क्रिया क्या आती है? हमेशा सकर्मक क्रिया वाले वाक्य। तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य जो होते हैं उसमें हमेशा कर्म होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, कर्म के दो भेद बताए गए हैं, है ना। कर्म कारक में दो प्रकार के भेदों की व्याख्या की गई है। भेद हैं, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन से? एक जिसको कहा जाता है एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं द्वि कर्मक। तो हमारे पास दो प्रकार हैं किसके? कर्म के। तो एक कर्मक का मतलब क्या होता है? जहां एक कर्म हो। और द्विकर्मक में क्या होता है? जहां दो कर्म हो। ठीक है, तो पहला कर्म जो होता है और दूसरा कर्म होता है, उन दोनों के लिए नियम का पालन करना पड़ता है। पहला कर्म आपका प्राणीवाचक होता है। क्या होता है? प्राणीवाचक, मतलब लिविंग थिंग। और जो दूसरा कर्म होता है वो आपका क्या होता है? अप्राणीवाचक। ठीक है, अब प्राणीवाचक क्या होता है? प्राणीवाचक का मतलब होता है लिविंग थिंग, और अप्राणीवाचक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। ये कहता है प्राणीवाचक के साथ तो आप को लगाइए और अप्राणीवाचक के साथ आप को का प्रयोग मत करिएगा। इसके एग्जाम्पल के साथ मैं इसको क्लियर कर रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आए बात किसकी हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है? सबको समझ आ रहा है? एक एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करती हूँ कि भी बोल क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे माता बच्चों को खाना खिला रही है। ये वाक्य आपके सामने। कर्म कभी भी निकालना है तो कर्म आपको ध्यान रखना है क्या और किसे से निकलता है। अगर एक कर्म है तो एक का उत्तर मिलेगा, और दो कर्म है तो दोनों का उत्तर मिलेगा। क्या और किसे? दोनों से मिलेगा उत्तर। तो माता बच्चों को खाना खिला रही है, तो तुम देखोगे यहाँ पर कि बच्चों को खाना, तो यहाँ पे पूछेगी किसे खिला रही है, तो क्या होएगा? बच्चों को। क्या खिला रही है? खाना। तो किसे और क्या दोनों का उत्तर जब मिले तो वो आपका द्विकर्मक होता है। क्या होता है? द्विकर्मक होता है। और बच्चों को देखोगे तो ये प्राणीवाचक है।
मतलब लिविंग थिंग है बच्चे, और खाना नॉन लिविंग थिंग है, अप्राणीवाचक है ना इसमें। तो ये प्राणीवाचक है और वो अप्राणीवाचक है, ठीक है। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें को का प्रयोग हुआ है और इसमें को का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमेशा जो प्राणीवाचक होते हैं उनमें को का प्रयोग लगता है, को लगेगा, और जो अप्राणीवाचक होंगे उनमें को का प्रयोग नहीं होगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर देती। तो द्विकर्मक क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सकर्मक क्रिया को आपको याद रखना जरूरी है। तो सकर्मक क्रिया जो होते हैं उसमें कर्म अनिवार्य होता ही है। तो उसमें दो कर्म होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म में एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक में दो कर्म होता है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं। अब देखोगे यहाँ पे कि द्विकर्मक क्रिया में सदैव पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है। सिंपल सी बात है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, ठीक है। प्राणीवाचक के साथ को लगता है और अप्राणीवाचक के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख के समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ एग्जाम्पल कि राजा ने राम को गाड़ी चलाने के लिए कहा। राजा ने राम को गाड़ी चलाने के लिए कहा। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे दो प्रश्न पूछेंगे। किसे चलाने को कहा? राम को। क्या चलाने को कहा? गाड़ी। और ये लिविंग थिंग है और इसके साथ को लगा हुआ है। ये नॉन लिविंग थिंग है और इसके साथ को नहीं लगा हुआ है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म में एक भी हो सकता है और कर्म में दो भी हो सकता है, ठीक है। तो परसर्ग रहित विभोर ने नितिन को बुलाया, तो ये क्या हो गया आपका? सकर्म, मतलब कर्म है, एक कर्म है। विनीत पुस्तक पढ़ता है, इसमें प्रसर्ग रहित है, मतलब परसर्ग नहीं लगा है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। नितिन को बुलाया, किसे बुलाया? नितिन को। दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल रहा है तो वो भी कर्म है और एक कर्म है वहां पे। और द्विकर्मक कैसे होता है? विभा ने पिताजी को पत्र लिखा। किसे लिखा? पिताजी को। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो किसे और क्या दोनों का उत्तर एक ही लाइन में मिल जाता है तो वो आपका द्विकर्मक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसा डिफरेंस? देखो यहाँ पे कि दोनों कारक में किस किस में? आपके संप्रदान में, है ना, कर्म कारक और संप्रदान में। कर्म कारक में और संप्रदान कारक में दोनों में को का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को आता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है तथा संप्रदान में को का स्थान के लिए किया जाता है या के वास्ते के लिए। तो बच्चों को यहाँ बुला लो, बच्चों के लिए यहाँ बुला लो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये कर्म कारक है। दूध को उधर रख दो, दूध के लिए इधर रख दो, बिल्कुल गलत। तो ये कर्म कारक है। दीप्ति को दूध दो, तो दीप्ति को दूध दो क्या हो जाएगा? दीप्ति के लिए दूध दो, यहाँ के लिए फिट बैठ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। निर्धन को धन दो, तो निर्धन के लिए धन दो, फिट बैठ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये आपका संप्रदान कारक है। आया भी समझ में? तो यहाँ पे हमारा दो टॉपिक जो है पॉइंट खत्म होता है। अब उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो कारक में हमने यहाँ दो चीज़ें खत्म करी हैं। एक तो पहली बात तो कारक क्या होता है समझा है, फिर उसके बाद हमने कर्ता कारक क्या था, कर्म कारक क्या है और उसका संप्रदान के साथ क्या कंपैरिजन है, अधिकरण के साथ क्या कंपैरिजन है, उसको समझा। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। और
क्लास को कंटिन्यू देखें, यूं ही देखते रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।